नमस्कार, मॉर्निंग प्राइम टाइम 9 बज गए में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या और मैं मौजूद हूं इस वक्त नैनीताल में, जहां मौसम तो सर्द है लेकिन खबरों की गर्माहट बनी हुई है। आप 1 घंटे तक रहिएगा साथ, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को हम आप तक पहुंचाएंगे, विस्तार से पहुंचाएंगे। लेकिन उन खबरों पर आगे बढ़े उससे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर ये कि लगातार जो छापेमारी चल रही थी, मैं कानपुर का जिक्र कर रही हूं, वो इत्र कारोबारी जिसके घर से कई किलोग्राम सोना बरामद हुआ, पैसे बरामद हुए, जिसके बाद छापेमारी चलती रही और कल देर रात जाकर ये छापेमारी खत्म हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कन्नौज स्थित पुश्तैनी मकान पर 24 दिसंबर से छापेमारी जारी थी। वो देर रात खत्म हुई। छापेमारी में क्या क्या मिला, क्या क्या बरामद हुआ, किस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है, एक खास रिपोर्ट हमने तैयार की, वो रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले पहली बार पीयूष जैन के बेटे से हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, वो बातचीत आपको दिखाते हैं और उसके बाद एक रिपोर्ट है वो भी दिखाएंगे। सुनिए ये एक्सक्लूसिव बातचीत। सर आप लोग अंदर आना चाहते हैं लेकिन मैं आप लोगों को अलाउ नहीं कर सकता। अभी बेटे हो? हाँ बेटे हो? हाँ अच्छा नहीं, वी जस्ट कैमरा ऑफ करो प्लीज। देख नहीं, आपका वर्जन पब्लिक में भी जाना चाहिए, मीडिया में भी बहुत जरूरी है। This is the point. जो चीजें आप तक हमें cover करते आ ऐसा रहे हैं, कोई उस हिसाब से हमारा हम कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं। 3 बज रहा है रात देखिए का। सर, मैं यही कहूँगा इस चीज़ में, आई बिलीव इन इंडियन जस्टिस एंड लॉ। अगर हम इनोसेंट हैं या जो भी हैं तो फिर let's say that आप ये नहीं, आई डोंट वांट टू स्पीक एनीथिंग ऑन कैमरा। ओके, दैट्स इट। अंदर हम 2 मिनट भी नहीं आ सकते। नहीं सर, नो सर, सॉरी, आई कैन नॉट। सॉरी सर, 2 मिनट भी अगर हम 3 बज गया था बहुत। सॉरी सर। तो पीयूष जैन के परिवार का पहला बयान आपने सुना, उनके बेटे का एक्सक्लूसिव सुना और वो ये कह रहे हैं कि उनको न्याय पर भरोसा है। यानी वो अभी भी कह रहे हैं कि वो जो भी सोना था वो उनका पुश्तैनी था। तमाम बातें यहाँ सामने आ रही हैं, लेकिन जो बरामद हुआ है उनके घर से वो वाकई सवाल उठाता है। सवाल ये कि आखिरकार इतना पैसा, इतना सोना कैसे उनके घर पर मौजूद था। तलाशी हुई, छापेमारी हुई जो कल देर रात जाकर खत्म हुई और उसके बाद अब जांच आगे बढ़ रही है। लगातार जांच का सिलसिला चल रहा है और कहां कहां इसके कनेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि अकेले वो ही इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, और भी बड़े नाम, जी हां, बड़े नाम हो सकते हैं जिनका खुलासा जांच के बाद हो सकता है। लेकिन यहाँ पीयूष जैन के परिवार वाले ये कह रहे हैं कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है और उन्हें न्याय पर पूरा भरोसा है। ये बात वो लगातार कह रहे हैं, लेकिन जांच अपनी तरफ से आगे चल रही है। और इस वक्त आपको बता दें, जो छापेमारी थी वो कल देर रात तक चलती रही और उसके बाद वो छापेमारी खत्म हुई है। बजे का समय और ये रेड आखिरकार खत्म होती हुई। सीजर का टाइम था। तस्वीर आप आज तक पर एक्सक्लूसिव देख पा रहे हैं। डिब्बों में चीजें ले जा रही हैं। क्या इसमें क्या भरा हुआ है, क्या चीजें हैं, आप देखिए। बाहर की टीम आज तक यहाँ से रिपोर्ट कर रहा है। रात का इस वक्त जो समय है वो लगभग 1:30 बजा है और हम यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या चीजें जो यहाँ से रिकवर हुई हैं। सीजर वर्क चल रहा था, रेड दोपहर में लगभग खत्म हो गई थी, पर सीजर अभी तक जीएसटी की जो इंटेलिजेंस यूनिट थी वो कर रही थी और हम अभी उसके ठीक पीछे जा रहे हैं जानने कि आखिर क्या चीजें हैं, बॉक्सेस में क्या है, वो हम जानेंगे और देखेंगे कि आखिर क्या क्या चीजें रिकवर हुई हैं और इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। काफी भारी बॉक्सेस लगते हुए जो कंधों पे रख के यहाँ से एक वैन में भरे जा रहे हैं। 1:30 बजे का समय और आप देखिए इन बॉक्सेस को काफी हैवी लगते हुए AA लिख के कुछ सिग्निफाई किया गया है। और ये बॉक्सेस जो हैं इसमें देखिए परफ्यूम्स, कन्नौज, इसका मतलब कि इसमें परफ्यूम्स हैं, सीज्ड डॉक्यूमेंट्स। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें एक्सक्लूसिव हमारे चैनल पर। और इसके जरिए यानी कि ये सीजर का काम था और इसमें परफ्यूम्स या इस तरह की चीजें हैं जो कि सेंटेड हैं। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। 1:30 बजे रात को खत्म हुआ है सीजर का काम, दिन में रेड का काम और अभी भी अनसुलझी पहेली। 2:55 का समय और आज तक मौजूद है ग्राउंड पर कन्नौज पर। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस ऑफिशियल्स
अभी रेड खत्म हुई है, सीजर खत्म हुआ है और हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पूरी टीम अब बाहर निकली है और इन गलियों के रास्ते से या दूसरी स्पॉट पर विजिट कर रहे हैं। पूरी टीम के पास काफी सामान भी मौजूद था। थोड़ा सा और आगे अगर हम चलेंगे यहाँ पर तो देखेंगे कि क्या मिला है। उनके बेटे ने भी आज तक से बातचीत करी और कहा कि किस तरह से, तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। बेटे ने भी बातचीत करी हमसे और बेटे ने कहा कि वो जस्टिस चाहते हैं। हालांकि उन्होंने ज्यादा नहीं बोला है, बट एक बात क्लियर है, एविडेंट है कि अब ये मसला एक तरह से पॉलिटिकल बन गया है। कैमरामैन समर्थ श्रीवास्तव हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। समर्थ, देखिए आखिरकार देर रात तक ये छापेमारी चली, जिसके बाद ये छापेमारी खत्म हो गई। जरा बताइए क्या क्या बरामद हुआ, जांच कहां तक अभी तक पहुंची है और इसको लेकर सियासत भी तेज है। बीजेपी समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रही है, समाजवादी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है। पूरा मामला जरा विस्तार से समझाइए। देखिए, जहां तक बात कन्नौज की रेड की है तो कल देर रात ये रेड और सीजर प्रोसीजर पूरा कंप्लीट हुआ है। हालांकि रेड का काम लगभग दोपहर में खत्म हो गया था, पर जो सीजर प्रोसीजर था वो चल रहा था। 2 टीम्स लगी थी, जीएसटी इंटेलिजेंस यूनिट और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम्स लगी थी। जो डीआरआई की टीम थी वो ये पता लगाने में लगी है कि जो गोल्ड रिकवर हुआ है, गोल्ड बिस्किट्स रिकवर हुए हैं, वो कहां से। और जो हमें अभी सूत्रों से पता चल रहा है उसका लिंक दुबई से लेकर स्विट्जरलैंड तक है। यानी कि जो 23 किलो सोना मिला है उसमें से 12 किलो लगभग विदेश का बताया जा रहा है। टोटल रिकवरी कन्नौज की अगर मैं बात करूं तो 19 करोड़ कैश मिला है उनके पुश्तैनी मकान से पीयूष जैन के। उसके अलावा 23 किलो सोना और 6 करोड़ की लागत से बना हुआ चंदन का तेल, ये रिकवरीज हुई हैं। इसके अलावा काफी डॉक्यूमेंट्स भी रिकवर कल किए हैं। देर रात तक हमने वहां से रिपोर्ट किया है और लगभग आप मान के चलिए सीजर वर्क मिलाकर कंप्लीटली 3 साढ़े 3 बजे तक पूरी ये धरपकड़ चली है और 3 बजे ये लोग वहां से निकले हैं। उन पहली बार आज तक पे ही उनके जो फैमिली है पीयूष जैन की, उनका स्टेटमेंट भी आया है। यानी कि उनका जो बड़ा बेटा है प्रत्युष, उसने आज तक से बातचीत करी और उसने सिर्फ इतना कहा है कि वो जस्टिस चाहते हैं। उनको पूरा भरोसा है कि वो जस्टिस जो है वो प्रिवेल होगी। पर कहानी ये कि जिस तरह से पॉलिटिकल लिंक्स की बात चल रही है, अभी तक की रेड में ऐसा कुछ निकलकर सामने नहीं आया है जो हमें जीएसटी अधिकारियों के सूत्रों से पता चल पाया है। फिलहाल कोई पॉलिटिकल लिंक नहीं है और काफी टाइम से, लगभग 2 महीने पहले से पीयूष जैन को ट्रेस किया जा रहा था। ऐसा नहीं था कि 1 या 2 दिन की चीज थी, पिछले 2 महीने से लगभग पीयूष जैन को ट्रेस किया जा रहा था। और जो डिपार्टमेंट है जीएसटी का, वो इसको अपनी एक बड़ी उपलब्धि इसलिए मानता है क्योंकि वो कहता है कि हाल ही में अभी तक कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने इस तरह की रेड नहीं देखी थी। वो एक बड़ी रेड है कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज के एक छोटे से इलाके की पतली सी गली में एक घर होता है, उसमें तहखाने पर तहखाने निकलते हैं। घर के अंदर अगर आप जाते हैं तो पहले फ्लोर पे वहां कुछ नहीं होता है, वहीं पर सारी रिकवरी हुई है, चाहे वो कैश की हो चाहे वो गोल्ड बिस्किट्स की हो। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। एक तरफ कानपुर की रेड खत्म होती है तो वहीं कन्नौज की रेड खत्म होती है। अब देखना है पीयूष के ऊपर और किस तरह से धरपकड़ की जाएगी, क्योंकि एजेंसीज मुस्तैद हैं। हालांकि कन्नौज में रेड खत्म हो गई है, पर जो उनके बेटे हैं वो आवास पर है और आवास से वो सीधे कानपुर जाएंगे और कानपुर में ही वहां पर स्टे करने वाले हैं। फिलहाल पुलिस की तरफ से ज्यादा कुछ नहीं बताया गया, पर डिपार्टमेंट ने इतना क्लियर कर दिया है 23 किलो सोना, 19 करोड़ कैश और 6 करोड़ का जो है चंदन का तेल। जी बिल्कुल, देखिए, और इसीलिए जांच जो है वो पूरी तरीके से आगे बढ़ रही है और तार भी अभी देखिए दुबई तक जिस तरीके से समर्थ बता रहे हैं पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। समर्थ, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक ऐसी खबर जो सीधे आपसे जुड़ी हुई है। जी हाँ, बात कोरोना की, कोरोना के ओमिक्रॉन खतरे की, नए वेरिएंट के खतरे की। इसको देखते हुए एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ चिंता इस बात की है कि केसेस बहुत ही स्पीड में आगे बढ़ रहे हैं। यानी तीसरी लहर का जो खतरा हमारे सामने खड़ा हुआ था और ये कहा जा रहा था कि अगर इसको वक्त पर रोका गया तो ये बहुत बढ़ेगा नहीं, लेकिन शायद अब वो खतरा ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि केसेस जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इसी के लिए राज्य सरकारें, चाहे दिल्ली सरकार हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो, अलग अलग एहतियाती कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं। दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, जिम, रेस्टोरेंट, इन सब के लिए अलग अलग निर्देश सरकारों की तरफ से दिए गए हैं ताकि इसके खतरे को रोका जा सके। लेकिन अभी भी ऐसी स्थिति दिख रही है कि केसेस बहुत तेजी से, क्योंकि ओमिक्रॉन के बारे में कहा ये जाता है कि इसका संक्रमण जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये खतरा पहले ही जता दिया गया था। बावजूद इसके इस पर शायद पहले उतनी तेजी से जो कंट्रोल करना चाहिए वो नहीं हुआ, जिसका नतीजा ये है कि कई जगहों पर 500 से ज्यादा केस ओमिक्रॉन के अब सामने आने लगे हैं।
ये समय है सावधान होने का। ये समय है पहले से ज्यादा सचेत होने का। ये समय है पहले से ज्यादा सतर्क रहने का, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बेहद तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के साथ साथ नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भी अपनी रफ्तार बढ़ा दी है। इसलिए जिंदगी बचाना है तो नियम अब अपनाना ही है। कोविड के खतरे का अंदाजा इस बात से लगाइए कि दिल्ली में सिर्फ 24 घंटे में 496 कोरोना संक्रमित मिले हैं। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना से एक शख्स की जान चली गई। मुंबई में सिर्फ 24 घंटे में 1377 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। 24 घंटे में मुंबई में एक शख्स ने कोरोना से दम तोड़ा है। तमिलनाडु में सिर्फ 24 घंटे में 619 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। ये आंकड़े डराने वाले हैं और सचेत भी करने वाले हैं कि कोरोना की जिस तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, मानना चाहिए कि उसकी शुरुआत हो गई है। इस बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए आज केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप का येलो अलर्ट घोषित कर दिया है। अभी कुछ महीने पहले हमने एक ग्रेडेड एक्शन प्लान बनाया था। मतलब ये कि अगर कोरोना इतना % हो जाएगा तो हम ये चीज़ें बंद करेंगे, इतना % हो जाएगा तो हम ये चीज़ें बंद करेंगे। उसमें हमने लिखा था कि अगर 0.5% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट होगा 2 दिन तक लगातार, तो ऐसे हालात के अंदर येलो लेवल आ जाएगा, एक लेवल 1 आ जाएगा और उसमें हम ये चीज़ें बंद करेंगे। तो 0.5% से ज़्यादा 2-3 दिन से चल रहा है, इसीलिए लेवल 1 जो है ग्रेडेड एक्शन प्लान का, उसको लागू करने का निर्णय लिया गया है। कोरोना की तीसरी लहर के साथ ही कोरोना का नया वेरिएंट मुश्किलों में इजाफा करने वाला है, क्योंकि ये रफ्तार पकड़ रहा है। देश में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या बढ़कर 653 हो गई है। सोमवार को एक दिन में सबसे ज्यादा 135 केस मिले हैं। सोमवार को ही गोवा और मणिपुर में ओमिक्रॉन की एंट्री के बाद अब ये वेरिएंट 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल गया है। दिल्ली में एक दिन में सबसे ज्यादा 63 ओमिक्रॉन केस मिले हैं, जो किसी भी राज्य में एक दिन में मिले ओमिक्रॉन मरीजों की सबसे बड़ी संख्या है। जिसके बाद दिल्ली में ओमिक्रॉन केस की कुल संख्या 135 हो गई है। ओमिक्रॉन केस की सबसे ज्यादा संख्या महाराष्ट्र में है, जहां कुल केस बढ़कर 167 हो चुके हैं, जबकि 73 मामलों के साथ गुजरात तीसरे नंबर पर है। केरल में 64 केस मिल चुके हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि अब तक 186 मरीज ठीक भी हो चुके हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि देश में हर 4 दिनों में ओमिक्रॉन केसों की संख्या दोगुनी हो रही है। 2 दिसंबर को ओमिक्रॉन का पहला केस मिला था। 100 केस होने में 15 दिन लगे थे, लेकिन 100 से 200 केस होने में सिर्फ 4 दिन लगे। फिर 200 से 400 केस होने में भी 4 दिन लगे। 25 दिसंबर को ओमिक्रॉन केसों ने 400 का आंकड़ा छुआ, जो 27 दिसंबर यानी 2 दिन बाद 600 से ज्यादा हो गए। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि हालात खराब हो रहे हैं और इन बिगड़े हालातों पर तभी काबू पाया जा सकेगा जब नियमों को माना जाएगा। याद रखिए, कोरोना कहीं गया नहीं और यहाँ एहतियात ही बचाव है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। बढ़ते केसेस को देखते हुए दिल्ली सरकार भी अब एक्शन मोड में है और इसके चलते ही स्कूल, कॉलेज, थिएटर को बंद कर दिया गया है और कई जगहों पर 50% की कैपेसिटी यानी क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। साथ ही साथ सारे गाइडलाइंस भी फॉलो करने के लिए कहा गया है। सिनेमा हॉल बंद, बैंक्वेट हॉल बंद, एंटरटेनमेंट पार्क बंद, स्टेडियम बंद, स्विमिंग पूल बंद, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बंद। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने खतरे का अलार्म बजा दिया है। शोर अभी भले ही ज्यादा तेज ना हो, लेकिन अलार्म तो अलार्म है, क्योंकि खतरा रातों रात कैसे बढ़ जाता है दिल्ली वाले अच्छी तरह देख और समझ चुके हैं। 0.5% से ज़्यादा 2-3 दिन से चल रहा है, इसीलिए लेवल 1 जो है ग्रेडेड एक्शन प्लान का, उसको लागू करने का निर्णय लिया गया है। कुछ चीज़ों के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं।
दिल्ली सरकार ने कोरोना के खतरे और इससे जुड़े प्रतिबंधों के मामले में अपनी एक गाइडलाइन तैयार की थी, जिसे ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का नाम दिया था। इसके मुताबिक अगर कोरोना पॉजिटिविटी दर लगातार 2 दिनों तक 0.5% रहे तो लेवल 1 या येलो अलर्ट जारी होता है। पॉजिटिविटी दर 1% से ज्यादा रहे तो लेवल 2 या एम्बर अलर्ट। पॉजिटिविटी दर 2% से ज्यादा हो तो लेवल 3 या ऑरेंज अलर्ट, और पॉजिटिविटी दर 5% से ज्यादा हो तो लेवल 4 या रेड अलर्ट जारी होता है। पिछले कुछ दिनों से पॉजिटिविटी दर 0.5% से ज्यादा चल रही है, इसलिए मंगलवार को येलो अलर्ट जारी हो गया। बाजारों में जिस तरह से भीड़ बढ़ रही थी, लोग कोरोना के नियम कायदे भुला चुके थे, उसे देखते हुए तय था कि यही होना है, तो हो भी गया। सिनेमा हॉल, बैंक्वेट हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्टेडियम, स्विमिंग पूल और स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। शादी, अंतिम संस्कार में शामिल होने वालों की संख्या 20 पर सीमित कर दी गई है। मेट्रो चलेगी लेकिन आधी क्षमता से। धार्मिक स्थल खुले रहेंगे लेकिन लोगों को अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी। रेस्टोरेंट, बार आधी क्षमता से चलेंगे। बाजार और मॉल खुले रहेंगे लेकिन दुकानें ऑड इवन के आधार पर खुलेंगी। जिम्मेदारी के साथ काम लेना है। अब ये तस्वीरें नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी कि मार्केट के अंदर इतने भारी भीड़ लग रही है, फिर हमें मार्केट बंद करने पड़ेंगे। वो तो अच्छी चीज़ नहीं है, फिर लोगों की रोजी रोटी जाती है, आपका भी वो खराब हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि बाहर निकलें तो मास्क पहन के निकलें, भीड़ ना करें। मंगलवार को जारी हुए येलो अलर्ट के मुताबिक दिल्ली में नाइट कर्फ्यू का वक्त भी बदल गया है। सोमवार को जो आदेश जारी हुआ था उसके मुताबिक नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक था, लेकिन अब रात 10 बजे से ही नाइट कर्फ्यू शुरू हो जाएगा। येलो अलर्ट जारी होने के पहले दिन ही कई दिल्ली वाले नए आदेश के लपेटे में आ गए। ऐसे तमाम लोग जो बेवजह सड़कों पर नजर आ रहे हैं, उन्हें घर जाने की अपील की जा रही है। जो लोग नहीं मान रहे हैं उनके साथ कुछ इस अंदाज में कार्रवाई की जा रही है, सख्ती की जा रही है, उनका चालान भी काटा जा रहा है। कि जहां पर 10 बजे का नियम हो, 11 बजे हमने सुना था कि 11 बजे से वो लॉकडाउन है, बट 10 बजे का हमें नहीं पता था, इसीलिए हम लोग खाना खाने निकले थे और प्रॉब्लम यहाँ हो गई। पश्चिमी देशों में कोरोना की तीसरी लहर पूरे जोर पर है। इंग्लैंड, फ्रांस समेत यूरोप के कई देश और अमेरिका एक बार फिर संक्रमण से बुरी तरह जूझ रहे हैं। इसके पीछे ओमिक्रॉन वेरिएंट को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। फिलहाल कुछ एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन ज्यादातर का ये कहना है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना अभी जल्दबाजी है। ओमिक्रॉन वेरिएंट दिल्ली में भी पैर पसार रहा है। अब ये दिल्ली वाले खुद तय कर लें कि वो ओमिक्रॉन के खतरे की सच्चाई को खुद पर परखना चाहते हैं या इससे बचे रहना चाहते हैं। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। अमित भारद्वाज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, दिल्ली में देखिए स्थिति को देखते हुए कई पाबंदियां लगाई गई हैं। कौन कौन सी वो पाबंदियां हैं और कोरोना का खतरा किस तरीके से आप देख रहे हैं दिल्ली में पैर पसार रहा है? जी अर्पिता, आंकड़ों से ही हम इस पूरी स्थिति को समझ लेते हैं। कई महीनों तक हमने देखा था दिल्ली में जो कोविड के केसेस थे वो 100 के नीचे ही आते थे, लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि 500 का आंकड़ा लगभग एक दिन में कोविड के केसेस ने टच कर लिया है। अगर ओमाइक्रॉन के केसेस की हम बात करें तो देश में दिल्ली इस वक्त दूसरे नंबर पे, पहले पे महाराष्ट्र, मुंबई है और उसके बाद दिल्ली का नंबर आता है। और दिल्ली में सबसे बड़ी जो खतरे की घंटी की बात वो ये है कि ओमाइक्रॉन के सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस का पूल भी दिल्ली में ही है। महाराष्ट्र में भले ही, मुंबई में भले ही आपको केसेस ज्यादा मिलते हैं, लेकिन वहां पर रिकवरी रेट भी ज्यादा है। दिल्ली में फिलहाल एक्टिव केसेस का पूल सबसे बड़ा है। ये एक चिंता का विषय है और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि कोविड ग्रैप जो है वो लागू हो गया है। रेस्ट्रिक्शंस लगातार लगाए जा रहे हैं। मॉल्स और तमाम दुकानें जो नॉन एसेंशियल कमोडिटीज की दुकानें हैं दिल्ली में, वो आज से ऑड इवन के हिसाब से खुलेंगी। उसके साथ ही आप स्कूल्स, जिम, स्विमिंग पूल्स, बैंक्वेट हॉल्स, ये तमाम चीज़ें बंद कर दी गई हैं। किसी भी तरह का सोशल या कल्चरल गैदरिंग जो है वो दिल्ली में, पॉलिटिकल गैदरिंग, उस पर बैन लगा दिया गया है। तो कमोवेश जो स्थिति है, अगर हम इसको
लोगों के आम समझ के लिए समझाएं कि स्थिति कहां पहुंच गई है। अगर आपको ध्यान हो 2020 में जब देश लॉकडाउन में गया और लॉकडाउन के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो कमोवेश अब दिल्ली में ये जो कोविड ग्रैप लगाया गया है ये अनलॉक वाली स्थिति की जगह पे है, यानी कि पब्लिक के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। और ये तमाम कोशिशें इसलिए की जा रही हैं ताकि जो कोविड का स्प्रेड है वो रिड्यूस हो और साथ ही जो ओमाइक्रॉन का स्प्रेड है उस पे भी कहीं ना कहीं रोकथाम लगे। और ये इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि तमाम जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो WHO के हों या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक्सपर्ट्स जो हैं, वो कह रहे हैं कि ओमाइक्रॉन वेरिएंट की सबसे बड़ी जो डेंजर है, कंसर्न है कि उसका ट्रांसमिशन रेट बहुत ज़्यादा है। और यही कारण है कि आप देख रहे हैं दिल्ली में अब लगातार स्टेप्स लिए जा रहे हैं। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए। तो देखिए, कुल मिलाकर जहां चिंता इस बात की कि केसेस बढ़ रहे हैं, पाबंदियां लगाई जा रही हैं और ऐसे में माहौल तो चुनाव का है। चुनाव होंगे या नहीं होंगे इसको लेकर भी सस्पेंस चल रहा है क्योंकि चुनाव आयोग की एक टीम कल से ही उत्तर प्रदेश में मौजूद है। वहां पर आज पुलिस के बड़े अधिकारी डीएम से मुलाकात होनी है। किस तरीके से उनको लग रहा है कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उस पर चुनाव आयोग की टीम जो पहुंची 3 सदस्यों वाली वो बातचीत करेगी। लेकिन इसी के साथ साथ राजनीतिक दलों से कल बातचीत हुई। राजनीतिक दलों की तरफ से ये आश्वासन दिया गया कि सारे प्रोटोकॉल गाइडलाइंस फॉलो किए जाएंगे। और क्या कहा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने, जरा सुनिए। जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उनमें कोविड की जो तीसरी लहर संभावित है, उसके मद्देनजर उन पोलिंग स्टेशनों और पोलिंग बूथों की पुनः समीक्षा कर ली जाए, जिससे कि अंतिम समय में जाकर के भीड़ के निवारण के लिए, कोविड प्रोटोकॉल के अमल के लिए कहीं पोलिंग बूथ को डिस्टर्ब न करना पड़े। इसलिए समय रहते भीड़ भाड़ वाले इलाके में जो पोलिंग स्टेशन और बूथ हैं उनकी समीक्षा कर ली जाए। जिस प्रकार से जिला पंचायत के चुनाव में धांधली हुई, उसको देखते हुए ये आवश्यक है कि हम यूपी पुलिस को इस चुनाव में नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं सेंट्रल फोर्स जो है इसको चुनाव कराए। और दूसरी चीज़ ये है कि पुलिस जो है वो पूरी तरह से दबाव में है और उनके अधिकारी दबाव में है। लिहाजा जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम हैं मिस्टर रवनीश अवस्थी, उनको उनके पास से हटाया जाए। हमारी पार्टी की राय है कि इलेक्शन होना चाहिए पहली बात। दूसरा, ये जो कोविड का संक्रमण का खतरा बढ़ा है, इसमें स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए रैलियों पर और बिना भेदभाव के। ये नहीं कि सत्ता पक्ष की रैलियां टोटल रोक दी जाए, नहीं, संख्या स्ट्रिक्ट किया जाए जो प्रोटोकॉल के हिसाब से उचित हो। ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है, कैसे रैली को लेकर के कोई बात की, रैली वर्चुअल हो? नहीं, हम लोगों ने न रैली के बारे में नहीं बात हुई, लेकिन चुनाव के बारे में हुई कि चुनाव समय से कराया जाए कोविड के नियमों का पालन करते हुए। संतोष हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संतोष, ये कब तक तय हो पाएगा कि चुनाव आयोग का आखिरी फैसला क्या हुआ चुनाव को लेकर? देखिए, चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश के हालात को समझने के लिए ही लखनऊ में है। कल से चुनाव आयोग की पूरी टीम, कल उसने राजनीतिक दलों के साथ बैठक की और आज सभी जिलों के डीएम, एसपी, आईजी, एडीजी, कमिश्नर, पुलिस कमिश्नरों के साथ भी बैठक चल रही है। ये इस समय पर हम विधानसभा का जो तिलक हॉल है, जहां पर अधिकारियों की बैठक लगभग 9:30 बजे, सुबह 8 मंडलों के अफसरों के साथ बैठक शुरू होगी। अफसरों का आना शुरू हो गया है। थोड़ी देर में अगर कहा जाए तो चुनाव आयोग की पूरी टीम अंदर पहुंच जाएगी और उसके बाद ये सुबह करीब 9:30 बजे से 1:30 बजे तक ये पहले सत्र की बैठक होगी और उसके बाद दूसरे सेशन में 3:30 बजे से शाम रात 9 बजे तक ये बैठक होगी, जिसमें बाकी के 10 मंडलों के अधिकारी शामिल होंगे। तो कहा जाए कि चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के साथ अफसरों की समीक्षा कर रहा है, जिलों के हालात की समीक्षा कर रहा है और कल जाकर के उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी व आला अधिकारियों से मुलाकात करेगा। तो कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश के हालात को परखने के लिए, समझने के लिए हर पहलू के लोगों से मिल रहा है, राजनीतिक हों, ब्यूरोक्रेट्स हों या उत्तर प्रदेश की मशीनरी से जुड़े हुए आला अफसर। उसके बाद चुनाव आयोग इस पर निर्णय लेगा। लेकिन इतना जरूर है कि किसी भी राजनीतिक दल ने चुनाव को टालने की बात नहीं कही, किसी ने भी चुनावी रैलियों को टालने की बात नहीं की कि वर्चुअल रैली। बस इतना जरूर कहा कि चुनावी रैलियां हों लेकिन कोविड के प्रोटोकॉल के तहत और बिना किसी भेदभाव के कोविड के प्रोटोकॉल का पालन कराया जाए। जी
बिल्कुल, देखिए संतोष, एक तरफ तो खतरा इस बात का भी है कि केसेस बढ़ रहे हैं, खतरा बढ़ेगा, ऐसे में चुनाव हो या ना हो, लेकिन आम लोगों की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश से जो तस्वीरें सामने आई वो दिखा रही कि आम आदमी बिल्कुल अभी सतर्क नहीं है, लापरवाही बरत रहा है। और ऐसे वक्त में जब उत्तर प्रदेश को कोविड-19 प्रभावित राज्य के उसमें घोषित कर दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके लोग समझने को तैयार नहीं है। बाजारों में वैसी ही भीड़, आप कहीं के भी बाजार उठाकर देखिए, सब जगह लोग वैसे ही पहुंच रहे हैं। कुछ के चेहरे पर मास्क है तो कुछ लोग तो बिना मास्क के ही नजर आ रहे हैं और मास्क भी सही ढंग से लगाए नजर नहीं आ रहे। यानी अभी भी जो खतरा हमारे सामने तीसरी लहर के तौर पर खड़ा है, उस खतरे को भांपते लोग नजर नहीं आ रहे हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो यकीन मानिए तीसरी लहर का जो पीक है वो बहुत दूर नहीं होगा। लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा है, लोग एक दूसरे से चिपके हुए खिसक रहे हैं। 2 गज की दूरी की क्या बात करें, यहाँ तो पांव रखने की जगह नहीं है। ये तस्वीर है मुरादाबाद की। कल साप्ताहिक मंगल बाजार लगा था। बढ़ते कोरोना मामलों की अनदेखी करते हुए लोग खरीदारी करने साप्ताहिक बाजार में पहुंच गए। ये हाल तब है जब कल ही यूपी सरकार ने प्रदेश को कोविड-19 प्रभावित राज्य घोषित किया है। इसका मतलब है कि 31 मार्च 2022 तक यहां उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अधिनियम जारी रहेंगे। यानी कोविड से जुड़े प्रोटोकॉल, जिसमें 2 गज की दूरी और मास्क पहनकर बाहर निकलना शामिल है, लागू रहेंगे। लेकिन इन तस्वीरों में नजर आ रहा है कि इसे लागू करना कितना मुश्किल हो रहा है। मुरादाबाद में कल कोविड के 2 नए केस सामने आए हैं। 4 केस हमारे मुरादाबाद में आ चुके हैं, लेकिन लोगों का जिस प्रकार से बाजारों में भीड़ है और लोग मास्क नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, दूरी मेंटेन नहीं कर रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि तीसरी लहर आ सकती है। आम लोगों की लापरवाही तो दिख रही है, लेकिन नियमों के प्रति जागरूक करने का जिन पर जिम्मा है वो भी कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने में पीछे नहीं है। ये तस्वीर पश्चिम बंगाल के हुगली की है। टीएमसी के कार्यकर्ता हुगली के चुरचुरा खादिन मोड़ इलाके में केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन करने निकले तो कोरोना की तमाम गाइडलाइंस ताक पर चली गई। गुजरात के नर्मदा की इस तस्वीर को देखिए। लोगों की भीड़ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने उमड़ी है। किसी के चेहरे पे मास्क है तो किसी ने सिर्फ दिखावे का मास्क लगा रखा है, जबकि कईयों ने दिखावा करना भी जरूरी नहीं समझा। लापरवाही का ये आलम तब है जब गुजरात में हाल के दिनों में कोविड केस बढ़े हैं। ओमिक्रॉन के मामले में गुजरात सबसे ज्यादा प्रभावित 5 राज्यों में है। पिछले दिनों दिल्ली के बाजारों में भी ऐसी लापरवाही देखी गई थी और इस लापरवाही की सजा अब दिल्ली वालों को येलो अलर्ट के रूप में भुगतना पड़ रहा है। नाइट कर्फ्यू के साथ तमाम तरह की पाबंदियां लग चुकी हैं। ऐसे में जरूरी है कि अभी से सावधान रहें ताकि कोरोना के साथ साथ बड़ी पाबंदियों से बच सके। नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात मालेगांव ब्लास्ट की खबर से आपको जानकारी देते हैं कि यहाँ अब आरोप ये लग रहे हैं कि क्या आरएसएस के कुछ नेताओं को इस केस में घसीटने की कोशिश या साजिश हो रही थी, क्योंकि एक गवाह जो अभी आरोप लगा रहा है कि उस पर दबाव बनाया गया कि आरएसएस के नेताओं का वो नाम अपनी गवाही मिले। पूरी रिपोर्ट देखिए। साल 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए धमाके में 6 लोग मारे गए थे। धमाका मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल में हुआ था। 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। अब इस केस की गवाह ने एनआईए अदालत में विस्फोटक बयान दिया है। ये गवाह अभिनव भारत का पदाधिकारी था। इसने एनआईए कोर्ट को बताया कि 2008 में महाराष्ट्र एटीएस ने उसे अवैध रूप से हिरासत में लेकर यंत्रणा दी थी। गवाह का दावा है कि महाराष्ट्र एटीएस के अधिकारी चाहते थे कि वो इस केस में आरएसएस के 5 नेताओं योगी आदित्यनाथ, इंद्रेश कुमार, असीमानंद, देवधर और काका जी का नाम ले। उसे जमीन पर बैठाकर प्रताड़ित किया गया। उसने आरएसएस नेताओं का नाम नहीं लिया, इसलिए उसके परिवार को भी प्रताड़ना दी गई।
अभियोजन पक्ष का कहना है कि गवाह ने पहले कभी एटीएस केस कथित दबाव प्रताड़ना का जिक्र नहीं किया। ये गवाही सामने आते ही बीजेपी आरएसएस नेताओं के हमले शुरू हो गए। मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, दिग्विजय, सुशील शिंदे, राहुल आदि के नेतृत्व में जो यूपीए सरकार थी, उन्होंने सोची समझी एक साजिश को जन्म दिया। भगवा जो श्रेष्ठतम है, सूर्य से है, संतों से है, बुद्ध से है, ऊर्जा से है, और हिंदू जो सबको स्वीकार करता है और सम्मान करता है, उससे है, उसको आतंकवाद कहकर आरएसएस को, संतों को और देश प्रेमी देशभक्तों को फंसाने का एक गहरी साजिश रची। एजेंसियों को जोर जबरदस्ती मिसयूज करके और आरोपी बनाने की कोशिश की गई। ये दिखाता है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान को क्लीन चिट देने के लिए, इस्लामिस्ट आतंकवादियों को क्लीन चिट देने के लिए हिंदुओं को बिना वजह, बेगुनाह हिंदुओं को उसमें इम्प्लीकेट करने की पूरी साजिश रच रही थी। कांग्रेस ने कहा है कि उसने कभी आतंकवाद को धर्म से नहीं जोड़ा। पिछले 7-8 सालों से केंद्रीय एजेंसियों का किस तरह से दुरुपयोग इस देश में भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार कर रही है, पूरा देश जान रहा है और ये जग जाहिर है, ये उसी का एक हिस्सा है। इस मामले में अब तक 219 गवाहों से पूछताछ हो चुकी है, जिसमें भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित आरोपी हैं। साध्वी प्रज्ञा और कर्नल प्रसाद पुरोहित बेल पर हैं। ट्रायल की स्पीड बढ़ गई है क्योंकि एक स्पेशल कोर्ट मामले की सुनवाई रोज कर रहा है। मुस्तफा शेख के साथ विद्या, मुंबई, आज तक।